हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 की प्रोविजनल आंसर कीज के साथ सारे क्वेश्चन जो कि इंग्लिश मीडियम में होने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उसके लिए ये जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 जनवरी को ये आंसर कीज आ चुकी थी और 15 जनवरी तक आप इनको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है वो गलत मार्क किया गया है प्रोविजनल आंसर की में, तो ये सारी सजेशन जो है वो आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन सिस्टम के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। 11 जनवरी से ओपन हो चुका है और 15 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे करना है वो क्या करना है वो मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी मेंशन किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, पेपर 1 का ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है सारे क्वेश्चंस का। अब हम जो है वो पेपर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर 2 में पहला जो सेक्शन है वो इकोनॉमी का है। पहले ही क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है इंडिया में? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी है, न्यू इंडिया अश्योरेंस ये भी है। तो पूछा गया करेक्ट आंसर कौन सा है, तो तीनों ही करेक्ट है। डी 1 2 3 तीनों ऑप्शन आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स FAE ऑफ GDP आर द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट्स ऑफ हाउ GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन दैट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पहला एडवांस एस्टिमेट जो है GDP का वो फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट्स है कि GDP को कैसे ग्रो करना है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, दे आर रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनको रिलीज नहीं करता है। तीसरा, दे आर यूज्ड टू डिसाइड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स बजट एलोकेशन, सही बात है। ये जो एस्टिमेट किया जाएगा उसको किस में रखा जाएगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट एलोकेशन में ध्यान रखा जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको नहीं रिलीज करती, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिलीज करती है, इस वजह से ये गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस। ठीक है, अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन है। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस इज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट टैक्स इवेजन इन इंडिया। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो इंडस्ट्री है, ये जो है वो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है टैक्स इवेजन के लिए। ठीक है, फिर दूसरा पूछा गया, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST इन 2017 द DGI ऑपरेटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट पूछा गया है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकेंड वाला करेक्ट है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ई कोवेर। ई कोवेर से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट है? तो ई कोवेर इज द कोर banking solution of the RBI that gives a high degree of access to the commercial banks to their current account with the RBI, ये एकदम सही है। दूसरा, ई कोवेर is used to conduct exercise like auctioning of the government securities। ठीक है, ये भी एकदम सही है। तो करेक्ट पूछा है, तो बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको कंसिडर करने हैं? पहला स्टेटमेंट है, इंडिया शेयर इन द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ द मिलेट्स इज मोर देन 50%। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैं बताती हूँ। क्योंकि मिलेट्स का प्रोडक्शन जो है वो 40% के आसपास है, नॉट मोर देन 50%। ठीक है, द टॉप इम्पोर्टर्स ऑफ द मिलेट्स फ्रॉम द इंडिया आर USA, रशिया एंड चाइना, ये भी गलत है। कौन है वो भी मैं आपको बता, वो है USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है, ये जो है वो मेन इम्पोर्टेंट है, रशिया एंड चाइना नहीं है, उनके यहाँ तो खुद ऑलरेडी इतना हो रहा है। तीसरा, इन इंडिया एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स द फैसिलिटेटिंग शिपमेंट्स ऑफ द मिलेट्स बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड हेल्पिंग देम मेक इनरोड्स इनटू द न्यू मार्केट, ये एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर पूछा है, तो पूछा है थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, while recommending minimum support price MSPs, the Commission for Agriculture Cost and Prices CACP looks at the following factor। कौन कौन से फैक्टर्स देखती है? पहला, the market price trends and both the domestic and the international level, ये एकदम सही है।
दूसरा, द लाइकली इम्प्लीकेशंस ऑफ एमएसपी ऑन द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ये भी देखती है। तीसरा, अ मिनिमम ऑफ 30% एज द मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये नहीं देखती है, ठीक है। फिर इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी देखती है, ये भी सही है। तो क्या पूछा है, करेक्ट आंसर पूछा है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statements regarding the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited, नाफेड की बात की गई है, तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिए। ये एक एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग कॉपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया, ये एकदम सही है। इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी सही है। इट इज अ नोडल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर द पल्सेस, ये भी सही है। अब पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हार्ड करेंसी इज यूजुअली प्रेफर्ड बिकॉज, हार्ड करेंसी को यूजुअली प्रेफर्ड किया जाता है, क्यों? क्योंकि इट इज सीन एज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली स्टेबल होता है, सही बात है। ये वाइडली एक्सेप्टेड होता है अराउंड द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी सही है। जैसे हमारे यहाँ पे डॉलर जो है वो हार्ड करेंसी में आता है, क्योंकि डॉलर जो है वो अधिकतर वर्ल्ड में सारी कंट्री में एक्सेप्टेबल है और वो इकोनॉमिकली स्टेबल होता है। इट इज नॉट लाइकली टू बी डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट सडनली, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो तीनों ही आंसर जो है वो इसके करेक्ट है। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर 9, द फिजिकल पॉलिसी इंटेंड्स टू, फिजिकल पॉलिसी जो है वो किसके ऊपर इंटेंड करती है, कंट्रोल द प्राइस लेवल इन द कंट्री, ये सही है। अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट और नियर द फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। मेंटेन द इकोनॉमीज ग्रोथ रेट, ये भी सही है। अब करेक्ट आंसर पूछा है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट 5 year प्लान क्या था? इट वॉज लॉन्च ऑन द ड्यूरेशन ऑफ 1951 to 1956। इट वॉज बेस्ड ऑन द हरोद दोमार मॉडल और विथ अ फ्यू मॉडिफिकेशन। इट मेन फोकस वाज ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एकदम सही है। ये हम लोगों ने जो पूरे 5 year प्लान थे उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमारे क्रैश कोर्स में। जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स किया है उनको पता होगा कि सारे 5 year प्लान्स मैंने डिस्कस किया, और ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आ गया। और मैंने ये भी बोला था कि इस पे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, 5 year प्लान्स पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। दूसरा सेकंड 5 year प्लान जो है वो 56 से 61 तक था, और पीसी महालनोबिस मॉडल जो था वो उसके ऊपर बेस्ड था, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनका मेन फोकस था, ये भी सही है। तीसरा थर्ड 5 year प्लान जो था वो 1961 से 66 में आया था। इसमें गडगिल योजना को लिया गया था, और इनका मेन टारगेट था इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट बनाना, और मेन स्ट्रेस जो था वो एग्रीकल्चर और वीट के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में था, ये भी एकदम सही है। चौथा 8th 5 year प्लान, ये इसका ड्यूरेशन 1992 से 1997 तक है। टॉप प्रायोरिटी जो था वो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, इसको डेवलप करना। और इस प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को भी लॉन्च किया था। एलपीजी रिफॉर्म्स इंक्लूड किए थे, मैंने आपको बताया था 1991 में मनमोहन सिंह जी जो है एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे। उसी के बाद ये 8th 5 year प्लान आया था 1992 में, और तब ये लेकर आए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो कुछ याद नहीं हो लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया याद हो तो भी आप इस स्टेटमेंट को सही कर सकते हो। तो क्या पूछा, करेक्ट पूछा है, तो चारों ही की चारों करेक्ट है आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ मेजर्स, ठीक है, कौन सा जो है वो नॉन टैरिफ मेजर्स है? तो ऑल ऑफ दी एबव्स आर दी नॉन टैरिफ, एक सेकंड, कौन सा नॉन टैरिफ मेजर है? तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स, ये नॉन टैरिफ मेजर है। टेक्निकल बैरियर्स टू द ट्रेड, ये भी नॉन टैरिफ होता है। और फाइटो सैनिटरी रेस्ट्रिक्शंस, ये भी नॉन टैरिफ मेजर होता है, तो सारे ही नॉन टैरिफ मेजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स आर टिपिकली गिवन फॉर, किस किस के लिए दिया जाता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है, फूड स्टफ्स के लिए जाता है, हैंडीक्राफ्ट के लिए दिया जाता है, वाइन्स एंड स्पिरिट ड्रिंक्स के लिए भी दिया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर पूछा है, तो सारे के सारे करेक्ट हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी में होता है, इसके वजह से फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होता है, इसकी वजह से डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होती है गवर्नमेंट की वो इंक्रीज होती है, और जो डेप्रिशिएशन होता है रुपी का वो भी इंक्रीज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 and 4 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल।
ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए। तो पहला, एवरी डिसीजन ऑफ द गुड्स एंड जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग शैल हैव अ वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। ये गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सबका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हिसाब से होता है, स्टेट का भी उतना ही रोल होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट कौन सा पूछा है, तो फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई इज रिलीज्ड बाय, कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ठीक है, कौन सी है, पहला, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई, ये गलत है। इट कंडक्ट्स द फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल बैंक फ्रॉड केसेस, ये सही है। इट पीरियडिकली कैरी आउट द फ्रॉड्स एनालिसिस इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड गिव इनपुट्स फॉर एनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन रिलेटेड टू द फ्रॉड्स, ये भी सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो सेकंड एंड थर्ड एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, consider the following statement, India is the world's largest crude oil importer where nearly 80% of its need are met through the imports, तो ये सही है। दूसरा, in the recent year around 1/4 of India's crude oil imports come from the Russia, ये भी एकदम सही है। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म यूनिकॉर्न कंपनी ऑफन सीन इन न्यूज मींस, यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन, उसको हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इन इकोनॉमी कर्जनेट थ्योरी इज रिलेटेड टू, कर्जनेट थ्योरी किसके साथ रिलेटेड है, तो इनइक्वालिटी के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, यूनियन फाइनेंस कमीशन ट्राइज टू रेक्टिफाई द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस इन दी रिसोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये गलत है। दूसरा, स्टेट फाइनेंस कमीशन दैट सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अलॉन्ग विद द यूनियन फाइनेंस कमीशन, ये एकदम सही नहीं है। एक सेकेंड, पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिसोर्सेज देता है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को, वो यूनियन फाइनेंस कमीशन का उससे कोई लेना लेना नहीं होता है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए जाते। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो ही पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के रिसोर्सेज देखता है, यूनियन फाइनेंस कमीशन नहीं देखता है। और यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है वो इम्बैलेंसेस जो होते हैं रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर की, यूनियन और स्टेट वो दोनों के देखता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, तो इसमें तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अब इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द फूड लॉज लूज इंडस्ट्रीज। ठीक है, फूड लॉज इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है, तो डायमंड इंडस्ट्रीज होती है वो फूड लूज इंडस्ट्रीज होती है, और कंप्यूटर चिप्स इंडस्ट्रीज जो होती है वो फूड लूज इंडस्ट्री होती है, शुगर इंडस्ट्री और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ये नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या पूछा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। कमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी है, तो मस्टर्ड कमर्शियल क्रॉप है, टोबैको भी कमर्शियल है और जूट भी कमर्शियल है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, who appears the fair and who approves the fair and remunerated price FPR of the sugar cane की FRP जो है वो कौन डिसाइड करता है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है वो डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 24, when the farmers pool their land, labor and capital and work jointly under the direction of an elected managing committee and divide the profit among themselves in the proportion of the land contributed and the wages earned by each one of them, what it is called, इसको क्या बोलते हैं, इसको कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मिल्क की कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल। ठीक है, अमूल में क्या होता है, सारे के सारे जो मिल्क ओनर्स होते हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं और उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको शेयर कर लेते हैं। तो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है या इस टाइप की जो चीजें होती है उसको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं, जिसको कोऑपरेट करके किया जाता है। Question number 25. Consider the following statement. World Trade Organization WTO determines developed and developing countries based on its per capita GDP ratio. ठीक है, तो WTO जो है वो डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है उनकी पर कैपिटा जीडीपी रेशियो देखता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा है, WTO प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू डेवलपिंग लीस्ट डेवलप्ड एंड लो इनकम कंट्रीज इन द ट्रांजिशन टू एडजस्ट द WTO रूल्स थ्रू द टेक्निकल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, ये एकदम सही है। अब देखिए,
एक्चुअली डब्ल्यूटीओ का काम होता है कि ये नेगोशिएट करता है ट्रेड एग्रीमेंट्स का, और जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होता है उनको सेटल करने का काम करता है। डब्ल्यूटीओ जो होता है वो अपने जो मेंबर होते हैं उनको शॉर्ट आउट करने की, उनकी जो ट्रेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ वो फेस कर रहे होते हैं, मेनली उनको सॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर पूछा है तो सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। डेवलपिंग कंट्री का जीडीपी रेशियो नहीं बताता, ट्रेड में जो प्रॉब्लम आती है उसी इश्यूज को सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द फूड सिक्योरिटी इम्प्लाई? फूड सिक्योरिटी क्या इम्प्लाई करती है? एक्सेस टू फूड टू ऑल एट ऑल द टाइम्स। ठीक है, फूड सिक्योरिटी मतलब सबको फूड मिले ऑल द टाइम, सभी को और सब सारे टाइम पे, उसको हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द फ्रेज सस्टेनेबिलिटी इम्प्लाई? सस्टेनेबिलिटी मतलब assured global responsibility is necessary for quality of life, सही है। The action of human directly impacting the well-being of natural environment, सही है। The future generation will have the resources necessary for the quality of life, ये भी सही है। तो sustainability मतलब तीनों की तीनों जरूरी है। Question number 28, which chemical fertilizer is essential for the better rhizobial nitrogen fixation? तो कौन सा chemical fertilizer होता है? तो phosphorus। ठीक है, जो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29, अजोला इज यूज्ड फॉर एज अ बायो फर्टिलाइजर इज पसेज? अजोला जो है वो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, which government department is mainly responsible for the policy issues relating to the public sector banks and the financial institution? ठीक है, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिसी इश्यूज के लिए, या फिर पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनसे जो पॉलिसी इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बी कंसिडर फॉर द ग्रांट ऑफ महारत्ना स्टेटस? ठीक है, क्या क्राइटेरिया होता है महारत्ना स्टेटस देने के लिए? तो पहला है, एक एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए मोर देन ₹25,000 ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स से उसका 2500 का टर्नओवर होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर, तो उसको महारत्ना का स्टेटस मिलता है, सही है। एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो होनी चाहिए वो मोर देन ₹15,000 होना चाहिए इन द लास्ट 3 इयर्स, ये भी सही है। An average annual net profit after tax reduction of more than ₹5,000 during the last 3 years, ठीक है, ये भी सही है। फिर should have significant global presence international operations, ठीक है, और उनका ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए और इंटरनेशनल ऑपरेशंस उन्होंने परफॉर्म किए होने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो चारों ही स्टेटमेंट जो है वो महारत्ना स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इवेल्युएट दी स्टेटमेंट्स। तो पहला है, माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन ₹1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन ₹5 करोड़। ठीक है, ये सही है, माइक्रो एंटरप्राइजेस यही होता है। फिर आता है स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ इक्विपमेंट नॉट मोर देन ₹10 करोड़, एंड जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसका इन्वेस्टमेंट मोर देन 250 करोड़ नहीं होना चाहिए और इक्विपमेंट जो है वो मोर देन 50 करोड़ नहीं होना चाहिए। तो कौन से करेक्ट आंसर है? तो तीनों ही करेक्ट है, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इवेल्युएट दी स्टेटमेंट। पहला है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द SEZ स्कीम इज द जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन रिसोर्सेज, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज along with the development of infrastructure facilities। तो ये एकदम सही है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उनका मेन काम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, गुड्स का प्रमोशन करना है, इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ठीक है, दूसरा, ऑल लॉज ऑफ इंडिया, जितने भी लॉज ऑफ इंडिया आर नॉट एप्लीकेबल इन दी SEZ एज इट गवर्न बाय इट्स ऑन लॉ, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तीसरा है, यूनिट्स में बी सेटअप इन द SEZ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और फॉर सर्विस एक्टिविटीज, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर पूछा है तो ओनली 1 and 3 आर दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, first the competition commission of India was established by the central government with effect from the 14th October 2003। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया थी उसको स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है।
दूसरा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसमें चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो पूछा है करेक्ट आंसर क्या है, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो 1 and 2 बोथ आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, तो लिटरेसी प्रोग्राम और एजुकेशन आएगा, पब्लिक हेल्थ आएगी, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आएगा। तो ऑल द एक्टिविटीज मेंशन इन द ए बी एंड सी इज द correct option. D option is the correct answer. Question number 36. Consider the following statement regarding the harmonized system of the nomenclature code. ठीक है, HSN क्या होता है, तो इट इज अ मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर डेवलप बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। दूसरा, इट वाज डेवलप्ड विद द विजन ऑफ फैसिलिटेटिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये एकदम सही है, इसी विजन के साथ बनाया है। तीसरा, इन इंडिया HSN कोड्स अप्लाई टू द कस्टम्स एंड द GST। तो इंडिया में HSN कोड्स जो है वो कस्टम्स और GST पे अप्लाई करते हैं, ये भी सही है। अब क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, EIA मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज, ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब ये एक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, प्रेडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द लाइकली इम्पैक्ट्स ऑफ अ प्रपोज्ड project for the development, to define the mitigation action to reduce the negative impacts and to provide the positive contribution to the natural environment and the well being। ठीक है, तो ये environment impact assessment होता है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following statement is correct about the source of energy power in India? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया के बारे में, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लार्जेस्ट सोर्स है जनरेशन का, नहीं। थर्मल एनर्जी जो है वो हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पावर जनरेशन का काम करता है। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39 जो इवेल्युएट इसमें इवेल्युएट दी स्टेटमेंट्स। पहला, सागरमाला program is reduce the logistic cost for the EXIM and domestic trade with the minimal infrastructure investment. This include the reducing cost of the transportation domestic cargo through the optimizing model mix। ठीक है। इसके अलावा ये जो सागरमाला प्रोग्राम होता है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है EXIM प्रोडक्ट मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रोडक्ट जो होते हैं या डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं उनका मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में वो कर देता है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टिंग डोमेस्टिक कार्गो को भी रिड्यूस करता है, मॉडल मिक्स ऑप्टिमाइज कर लेता है, इम्प्रूव करता है एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बाय पोर्ट डेवलपमेंट करके, प्रॉक्सिमेट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को यूज करके, टाइम और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर लेता है। तो ये सारी चीजें सागरमाला प्रोजेक्ट में जो होती हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। दूसरा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड केम इनटू बीइंग ऑन 1 April 1919। EII manages a total of 137 airport which includes 24 international airport, 10 custom airports and 103 domestic airport। अब ये वाला जो स्टेटमेंट गलत है वो क्यों गलत है, देखो इसलिए गलत है क्योंकि ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू तो आया था लेकिन अप्रैल 1990 में नहीं आया था, ये 1994 में आया था। ठीक है, इस वजह से ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो फर्स्ट ओनली जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस मीन्स। ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब क्या होता है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, सॉरी हाँ, उसको हम बोलते हैं लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अब ये जो सेंसस के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सेंसस 2011, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया था, क्रैश कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मैंने बताया था कि 2021 का जो सेंसस है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ये डिले हो चुका है, अभी इलेक्शन के बाद आएगा। तो सेंसस 2011 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन से स्टेट में है, तो नागालैंड में आपको देखने को मिलती है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। कौन सा स्टेट है जिसमें लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की, तो अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है।
नहीं सॉरी, यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया विद देयर प्रीवियस प्रोविजंस करेक्टली। आर्टिकल्स को उनके प्रोविजंस के साथ मैच करना है। तो पहला है आर्टिकल 268, ये किसके साथ है? टैक्सेस लेवाइड बाय द सेंट्रल बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, ठीक है, ये 268 टैक्स कलेक्शन की बात करता है। फिर 270 वाला, 270 जो है वो सर्विस टैक्स लेवाइड बाय द सेंटर। 271 वाला, एक सेकेंड, 270 जो मतलब ये जो है ये टैक्सेस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये होता है। फिर 271 वाला जो होता है सरचार्ज होता है ऑन सर्टेन टैक्सेस। 268 ए वाला जो है वो होता है सर्विस टैक्स लिवाइड बाय द सेंटर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए? सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टू। देखो इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कभी कभी इनमें करंट अफेयर्स को भी मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर है, इकोनॉमी वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ आया है। अगर आपने इकोनॉमी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। जितना हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी का क्वेश्चन लेवल इजी था ना, उतना इजी इसका नहीं है, तो वही हम बोल सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पहला है अ स्टेट गवर्नमेंट कैन अवेल द एक्सटर्नल असिस्टेंट फ्रॉम द बायलेटरल एजेंसीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, अवेल कर सकती है एक्सटर्नल असिस्टेंट बायलेटरल एजेंसीज को वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज कैन टैक्स द कॉर्पोरेशन और द कंपनीज क्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था। इट इज द परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट दे कीप विद द RBI एज अ गोल्ड डिपॉजिट्स ओनली, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो नाम से बता रहा है कि कैश को रिजर्व करता है, ना कि गोल्ड डिपॉजिट को। तो SLR जो होता है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसमें गोल्ड को डिपॉजिट किया जाता है, ना कि कैश रिजर्व रेशियो में। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, इट इज अ डिपॉजिट मेड बाय द बैंक विद द RBI इन द फॉर्म ऑफ द रिजर्व और द बैलेंसेस, ये सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर द मेजर एग्रीकल्चर सेक्टर चैलेंजेस ऑफ इंडिया। जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उसके क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया में। तो पहला है रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लैंड, increasing yields, diversification to the higher value crops and developing value chains to reduce the marketing cost, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लैंड, ये मेन एग्रीकल्चर सेक्टर का चैलेंज है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, रिड्यूस करना है रूरल पॉवर्टी को सोशली इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी के थ्रू, जिसमें एग्रीकल्चर और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये भी सही है। ensuring that agriculture growth responds to the food security need, जो फूड सिक्योरिटी की नीड है उसको फिलफिल कर सके, ऐसी हमको एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, इवेल्युएट द स्टेटमेंट्स मेंशन बिलो। आपको स्टेटमेंट जो नीचे दिए गए हैं उनको इवेल्युएट करना है। पहला स्टेटमेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना हैज बीन लॉन्च टू मोटिवेट द ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स टू टेक अप ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, ये सही है। सॉइल हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे स्पेसिफिक क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जा सके सस्टेनेबल मैनर में। तीसरा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है उसको स्टैब्लिश करना होता है, सपोर्ट जिससे कि वो मार्केट इंटरवेंशन को सपोर्ट कर सके, प्राइस कंट्रोल कर सके पैरिसेबल आइटम्स की और एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज के लिए भी, ठीक है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का ये काम होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये भी सही है। चौथा है ग्राम ज्योति योजना जो है वो प्रोवाइड करता है अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। ये अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देगा और ये सिर्फ बूस्ट करेगा प्रोडक्शन के लिए, इसके साथ साथ ह्यूज इम्पैक्ट लेकर आएगा ओवरऑल लाइव्स ऑफ द फार्मर्स इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज और एजुकेशन, ठीक है। ये सब कुछ इम्प्रूव करेगा क्योंकि लाइट होगी तो ऑब्वियसली कॉटेज इंडस्ट्रीज अच्छे से चलेंगी, एजुकेशन अच्छे से होगी और ये सारी चीजें होती हैं। तो फोर्थ वाला भी करेक्ट है। तो ऑल आर दी करेक्ट, 1 2 3 4 आर दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इवेल्युएट दी स्टेटमेंट्स।
65% of the country's population lives in the rural area and 47% of the population is dependent on the agriculture for the livelihood. तो जो 65% है कंट्री की पॉपुलेशन वो रूरल एरियाज में रहती है, 47% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है लाइवलीहुड के लिए, एकदम सही है। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो एम करता है इनेबल करना इकोनॉमिकली और वीक हाउस होल्ड, जिससे कि वो गेन कर सकें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, तो ये भी सही है। तीसरा है जल जीवन मिशन, ये अनाउंस किया गया था जिससे कि टैप वाटर कनेक्शन दिया जाए हर रूरल हाउस होल्ड को और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को इन विलेजेस, जैसे कि स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी सेंटर हो गया, आश्रमशाला हो गया या हेल्थ सेंटर्स हो गए। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है, तो डी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइजिंग इंडस्ट्रीज, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो है वो सनराइजिंग इंडस्ट्री है, तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी वाले सेक्शन से, इसके बाद जो आएगा वो आने वाला है हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन। तो ये लास्ट इकोनॉमी का क्वेश्चन है 50 नंबर का। इवेल्युएट द स्टेटमेंट्स मेंशन बिलो, गुड गवर्नेंस इंडेक्स गुजरात हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट फॉर द 2 consecutive years, ये सही है। फिर दूसरा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, गुजरात रैंक्ड फर्स्ट विद अ स्कोर ऑफ 78.86, अट्रैक्टेड foreign direct capital of rupees 2,28,833 crores. State Food Safety Index 2021 to 22, among the last 20 states, गुजरात रैंक्ड सेकंड विद दी 77.5 करोड़, ये भी सही है। एकदम डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। एज पर डीपीआईआईटी रैंकिंग, गुजरात रैंक्ड फर्स्ट इन प्रोवाइडिंग द स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर दी स्टार्टअप्स, Gujarat emerged as the best performer in a category of the state in startup ranking of the state 2021, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। All these statements are the correct.